दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ सेमेस्टर के डे 5 के साथ में। बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 3 से 4 वीडियोस आपकी और लेंगे और 25 तारीख तक भाई ये भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर आए हुए हैं। शुरुआत के जितने क्वेश्चंस लिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस हमने पेपर से ही उठाए हैं। द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर, किसी एम्पलीफायर का जो गेन है वो हमें कैसे पता चलेगा भाई? तो आउटपुट बटे इनपुट, कितना हमने दिया, मान लिया 5 रुपए हमने खर्च किए, 10 रुपए हमें मिल गए, तो 10 बटा 5 यानी 5 दूनी 10, यानी जो गेन हमें मिला वो दुगना हो गया भाई। तो इस तरीके से हम लोग गेन को निकालते हैं, वो पावर गेन हो, वोल्टेज गेन हो, कुछ भी हो। जैसे कोई कहे पावर गेन निकालो तो पावर आउटपुट बटे में पावर इनपुट, भाई सीधी सी बात है। पावर गेन का फार्मूला भाई 9th क्लास में फार्मूला पढ़ाया जाता है, P बराबर BI। तो पावर गेन इक्वल्स टू वोल्टेज गेन इनटू में करंट गेन। वोल्टेज गेन निकाल लो, वोल्टेज गेन भी निकालने का वही तरीका, B आउटपुट बटे B इनपुट। I निकाल लो, I आउटपुट बटे I इनपुट। तो P बराबर BI से आप इसे याद रखोगे। मैक्सिमम पावर गेन इज पॉसिबल, भैया अधिक से अधिक पावर गेन किस कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है? तो CE का मतलब होता है कॉमन एमीटर। पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। सबसे अच्छा जो भैया गेन मिलता है वो कॉमन एमीटर में होता है, इसे सबसे अच्छा माना जाता है भाई, ठीक है। क्लास ए एम्पलीफायर इज यूज, क्लास ए एम्पलीफायर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जब डिस्टॉर्शन की जो वैल्यू है वो लीस्ट चाहिए हो, सबसे कम चाहिए हो, कोई खिच्चूबाजी नहीं चाहिए, क्लास ए का इस्तेमाल कर लेंगे। ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड एज अ स्विच, कौन से ट्रांजिस्टर्स हैं जिन्हें स्विच की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो भैया जो क्लास डी वाले होते हैं एम्पलीफायर्स, ट्रांजिस्टर्स, उन्हें एज अ स्विच हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इफिशिएंसी एंड डिस्टॉर्शंस बोथ आर लीस्ट, इफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता भी लगभग 25% के करीब होती है। तो सबसे कम वैल्यू जो होती है भैया वो क्लास ए एम्पलीफायर के लिए होती है, चाहे वो इफिशिएंसी हो और चाहे वो डिस्टॉर्शन हो। निगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स, देखो भैया किसी भी एम्पलीफायर में अगर आप निगेटिव फीडबैक दे रहे हो, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? उत्साह को बढ़ाया जाएगा। कोई हमें बताया भैया बहुत बढ़िया सर जी मजा आ गया, तो उत्साह बढ़ेगा। कोई कहे पढ़ाना नहीं आता तुझे, तो उत्साह कम होगा ना, तो रिड्यूस होगा। रिड्यूस द गेन ऑफ एम्पलीफायर, निगेटिव फीडबैक हमेशा एम्पलीफायर के गेन को रिड्यूस करता है। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? गेन को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा भाई, ठीक है। द रेंज ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, उनकी रेंज कितनी होती है? तो सरल ऑडियो का मतलब जो सुनाई दे रही है हमें, ठीक, कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के करीब होती हैं जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती हैं भाई, ठीक। आगे चलें तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ टैंक सर्किट, जो टैंक सर्किट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ रखी है भैया, जिसे हम लोग अनुनादी आवृत्ति कहा करते थे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते थे। 1/2 पाई √LC फार्मूला हुआ करता था, ये वही है भाई, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ए क्या है भैया? ए है गेन, ठीक है, गेन विदाउट फीडबैक। और अगर फीडबैक संग में दे दिया तो AF से लिख लेंगे। क्या फार्मूला होता है भैया? तो AF बराबर होता है A बटे में 1 प्लस माइनस का V इंटू A मेरे भाई, ठीक है। तो ये दोनों में रिलेशन है, गेन विदाउट फीडबैक एंड गेन विद फीडबैक। वेलोसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो प्रकाश की चाल है वो किस पे निर्भर नहीं करती? फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश की चाल तो भैया निर्वात में भी चल सकती है, वैक्यूम में भी चल सकती है, तो फ्रीक्वेंसी से कोई देना नहीं है। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर्स, ध्यान से समझो, जो मल्टी मोड वाले फाइबर्स होते हैं उनकी बैंड विड्थ कितनी होती है? तो बैंड विड्थ होती है 6 से 50 मिली हर्ट्ज किलोमीटर, MHz किलोमीटर के बीच में इनकी बैंड विड्थ होती है। उसके अलावा मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होते हैं इनका मेन एडवांटेज क्या है? तो भैया इनका कोएक्सियल केबल्स होती हैं जिनका द्रव्यमान जो है वो बहुत कम होता है, हल्की होती हैं, इस वजह से ये काम में आती हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स किस पे काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? I की वैल्यू बढ़ाते हैं तो R की वैल्यू बढ़ती जाती है, जब क्रिटिकल एंगल से वैल्यू ज्यादा होती तो पूरा प्रकाश लौट जाता है, इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है। द मोशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड, यानी पूरी बॉडी जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ट्रांसफर हो जाती है तो इसे ट्रांसलेशन कहते हैं भैया, ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब स्थानांतरण हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना भाई, ठीक।
बढ़ते चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिवाइस यूज्ड इन द माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट वाज, यानी जो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें चारों तरफ उन्होंने ईथर मीडियम मान लिया था, ठीक है, उसमें किस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया? तो इंटरफेरोमीटर। कई इंटरफेरोमीटर हैं, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर, तो इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ट्रीट्स प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दे रखी है आइंस्टीन भाई साहब ने, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रीट्स प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग, यानी जिसमें जो समस्याएं आ रही होती हैं उन्हें ट्रीट करने के, उन्हें सॉल्व करने के काम आती है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मोर्ले जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो क्यों किया गया? तो टू लर्न हाउ द ईथर अफेक्टेड द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जो भैया ईथर है वो लाइट को कैसे प्रभावित कर सकता है, प्रकाश पे क्या प्रभाव डाल सकता है, चारों तरफ ईथर मीडियम मान के यूनिवर्स में इस डेरिवेशन को किया गया था। रिलेशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, मास और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? तो m बराबर m0 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर एंड द होल ऑफ पावर 1/2, ये रिलेशन होता है भैया मास और रिलेटिविस्टिक मास कह लो, रेस्ट मास कह लो, दोनों के बीच में। m0 रेस्ट मास है भाई, ठीक। फॉर ब्लैक बॉडी द स्पेक्ट्रम ऑफ एमिटेड थर्मल रेडिएशन डिपेंड्स ऑन, जो कोई ब्लैक बॉडी है उसके लिए जो स्पेक्ट्रम है, जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडिएशंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है भैया वो क्या होता है? तो तीव्रता का मान जो है वो T की पावर 4 टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समानुपाती यानी प्रोपोर्शन का कांस्टेंट हटाते हैं तो सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा क्या है? सिग्मा स्टीफान्स कांस्टेंट है फॉर अ ब्लैक बॉडी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब कभी भैया ब्लैक बॉडी के लिए टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी जो वेवलेंथ होती है लैम्डा की वैल्यू वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है भैया? सबको पता है लैम्डा बराबर h/mb होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो भैया वेलोसिटी बढ़ेगी, लोग अंधाधुंध भागना शुरू करेंगे, गर्मी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 गुणे 10 की घात -34 होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्पिटेंट शिफ्ट, यानी जो कॉम्पिटेंट शिफ्ट होती है वो क्या होती है? तो शिफ्ट इन वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ कितनी चेंज हो रही है उसे हम लोग कॉम्पिटेंट शिफ्ट कहते हैं। रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी, कोई फोटोन है जिसकी एनर्जी E यानी hν के बराबर है, उसका रेस्ट मास यानी विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो उसका रेस्ट मास भाई 0 के बराबर होता है। द एम ऑफ डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया उसका क्या उद्देश्य था? तो भैया लगभग एक्सपेरिमेंट किसी ना किसी लाइट से कनेक्टेड ही किए गए। तो लाइट वेव नेचर दिखाती है, ठीक, सभी को पता है। प्रकाश न्यूटन ने कहा था कणों के फॉर्म में, पार्टिकल्स की फॉर्म में चलता है, कणिका सिद्धांत दिया था इन्होंने। और जो फोको टाइप लोग थे, ठीक है, फोको थे, हाइगेंस थे, इन सब लोगों ने क्या कहा भैया पार्टिकल्स के नहीं वेव की फॉर्म में चलता। तो डेविएशन जर्मर भी उसी में से थे जो वेव नेचर ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी h/mc², h/mc² की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? तो वो टाइम मेरे भाई t के बराबर होती है भाई, ठीक है। आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, जो स्टेबिलिटी फैक्टर S होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? तो 1 के बराबर होती है। इफ बाइसिंग इज नॉट डन इन एन एम्पलीफायर सर्किट इट रिजल्ट्स इन, यानी अगर कोई एम्पलीफायर है जिसमें सही से बाइसिंग नहीं हुई है तो अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा, यानी सही से एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाएगा। एम्पलीफिकेशन का मोटा मोटा मतलब होता है जैसे हमने ये माइक लगाया हुआ, ये मेरी आवाज को तेज कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है भाई, ठीक है। फॉर अ ट्रांजिस्टर विच कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट सुइटेबल फॉर करंट, तो पहले ही बता चुके हैं किसी का एम्पलीफिकेशन करना हो करंट कॉमन एमीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन सबसे अच्छा होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड, काहे के लिए इस्तेमाल होते हैं ऑप्टिकल फाइबर? सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एंडोस्कोपी है, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स का। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड्स फॉर, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किस तरीके से होता है? ऑल वेलोसिटी इंक्लूडिंग रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक, किसी तरीके की वेलोसिटीज हो उनके भैया स्टडीज के लिए हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। सभी को पता है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन होती है लाइट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होनी चाहिए, जो चाल है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होनी चाहिए, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वैल्यू कम हो जाती तो उसी को गैलीलियन या न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग कह देते थे भाई, ठीक है। ये लगभग आगे अगर हम लोग बढ़े भाई तो अगला क्वेश्चन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने करी? तो हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था कि किसी मेटल की सरफेस पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कॉम्पिटेंट शिफ्ट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे डिपेंड करती है? तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग,
कितने एंगल से भैया जो लाइट है, प्रकाश है, या जो भी चीजें शिफ्ट हो रही हैं वो कितने एंगल से शिफ्ट हो रही हैं, इससे कॉम्पिटेंट शिफ्ट डिपेंड करेगी। रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी क्या होगा, ई स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ई एनर्जी है, पी मोमेंटम है, बराबर m0 रेस्ट मास है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। प्रोबेबिलिटी किसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कैसे लिखेंगे किसी वेव फंक्शन के लिए, तो भैया कैसे लिखेंगे, इस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे, यानी समाकलन का निशान लगाएंगे, साथ में साई स्टार आएगा, यानी इसका एंटी वाला साई आएगा, और साथ में आएगा डी टाउ के बराबर भैया, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है किसी वेव फंक्शन के लिए। द लोएस्ट क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, किसी वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए लोएस्ट क्वांटाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, तो h कट स्क्वायर भी पढ़ते हैं लोग, h बार स्क्वायर भी पढ़ते हैं, बटे में 2ml स्क्वायर होती है भैया किसी वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए क्वांटाइज्ड एनर्जी की वैल्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लोएस्ट वैल्यू होती है, वरना यहाँ पे n स्क्वायर भी होता है, पिछली वीडियो में बताया था, n की वैल्यू हम लोग 1 रख देंगे तो ये लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के पेपरों में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जो लोग भाई अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, 15 दिन की पूरा एक चैलेंज ले लिया है, अंधाधुंध वीडियोस को पब्लिक कर रहे हैं भाई, ठीक है। आज देखो लाइट आज भी बहुत दिक्कत कर रही है, लेकिन ठीक है यार, भी देखा बीच में ही लाइट चली गई तो जैसे तैसे करके चला रहे हैं। जब तक इन्वर्टर चलेगा तब तक वीडियो ऐसे बना लेंगे, वरना फिर कुछ और विकल्प सोचेंगे। जितनी देर लाइट आएगी उतनी देर फिर भैया बनाते ही रहेंगे अंधाधुंध तरीके से, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, पूरी प्लेलिस्ट को सही से देखो बैठ के, बेहतरीन कॉन्टेंट है भाई, इस बात की गारंटी है, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। इतना अगर तैयार कर लेते हो तो 75 में 75 विकल्प आप कर पाओगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।